हेलो फ्रेंड्स। तो पिछले वीडियो में हम लोग दिल्ली सल्तनत के आर्ट एंड आर्किटेक्चर को देख लिए थे। मतलब दिल्ली सल्तनत टू बी प्रिसाइज अगर बात करें तो शर्की आर्किटेक्चर को हम देखे थे, क्योंकि दिल्ली सल्तनत में एज सच दिल्ली के सुल्तानों का इतना कुछ यूपी में योगदान था नहीं, राइट। ओवरऑल दिल्ली में या इंडिया लेवल पे अगर बात करें तो वो था, लेकिन अगर हम यूपी में बात करें तो हमें उनका इतना सिग्निफिकेंट आर्किटेक्चर हमें देखने को मिलता नहीं है। बट जब दिल्ली सल्तनत डिक्लाइनिंग फेज में जाती है, राइट, तो इसमें क्या होता है कि 1526 में बाबर हमला करता है। ठीक है, 1526 में बाबर हमला करता है। तो मैं आपको एक बार ज़रा क्रोनोलॉजी आपको समझा देता हूँ कि किस तरीके से पॉलिटिकल क्रोनोलॉजी हमारी चलती है। तो होता क्या है कि 1526 में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत होती है, और इस फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में जो है दो पार्टी रहती है। एक का नाम रहता है मतलब एक रहते हैं आपके इब्राहिम लोदी, और दूसरा रहता है बाबर। ठीक है, तो ये जो इब्राहिम लोदी रहता है, ये दिल्ली सल्तनत का आखिरी सुल्तान रहता है, और ये अफ़गान डिसेंडेंट का रहता है। ये जो पानीपत की बैटल होती है, इसमें जो है ये इब्राहिम लोदी को हरा देता है, और यहाँ पे ये मुग़ल एम्पायर को फाउंड कर देता है। तो मुग़ल एम्पायर जो रहता है, देखा जाए फैक्चुअली, तो 1526 में फाउंड हो जाती है। ठीक है, 1526 में ये फाउंड हो जाती है, लेकिन जो इसका आर्किटेक्ट मतलब हम बात करें अगर मुग़ल आर्किटेक्चर की, जो सही मायने में डेवलप होती है तो वो अकबर के टाइम से डेवलप होती है। क्योंकि क्या होता है कि जो बाबर रहता है वो उसकी डेथ 1530 में हो जाती है, और 1530 में जब हुमायूं आता है, इसका जो बेटा रहता है, सबसे बड़ा बेटा रहता है हुमायूं, तो वो जब 1530 में हुमायूं आता है तो वो युद्ध में ही लगा रहता है। तो हालांकि दिल्ली साइड में उसने कई सारे इमारतें बनवाई थी, लेकिन यूपी में उसने कुछ खास इतना हमें देखने को मिलता नहीं है। ठीक है, यूपी में उतना खास उसका डेवलपमेंट, आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट हमें देखने को नहीं मिलता है। तो ये था। अगर हम बात करें तो अकबर की, तो अकबर आपका आता है 1555 में। ठीक है, सॉरी, हाँ, 1556 में ये आता है और 1605 तक ये पूरे रूल करता है। इस दौरान जब ये रहता है तो यहाँ पे जो है मुग़ल आर्किटेक्चर का हमें काफ़ी ज़्यादा डेवलप फेज़ हमें देखने को यहाँ पे मिलता है। यहाँ पे जो कई सारे मतलब अगर हम बात करें तो इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का जो सही मायने में डेवलपमेंट हुआ है वो अकबर के टाइम पीरियड से ही होता है। ठीक है, तो उसी में हम कई सारी चीज़ों की बात करेंगे। तो मुग़ल आर्किटेक्चर की सबसे ख़ास बात ये रहती है कि ये सफ़ेद मतलब सफ़ेद संगमरमर के साथ साथ ये लाल बल रेड सैंडस्टोन और जो आपका इसका कम्बिनेशन ट्राई करते हैं, यानी सफ़ेद बलुआ पत्थर के साथ संगमरमर का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि जो इनकी बिल्डिंग्स होती है वो काफ़ी ज़्यादा निखर कर आती है। तो इसी तरह से अगर आप जो भी मुग़ल आर्किटेक्चर देखेंगे तो उसमें ये बेसिक एलिमेंट रहेगा। इसके अलावा इनकी जो बिल्डिंग्स होती हैं उसमें आपको कई सारी मतलब डिज़ाइनिंग्स देखने को मिलती है। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे कई दीवारों पे कई सारी डिज़ाइंस देखने को मिल रही हैं। फर्श पे टाइल्स इतनी बेहतरीन तरीके से लगी हैं। यहाँ पे इस तरह के मेहराबदार आप देख रहे होंगे, मेहराब इतने सुंदर दिख रहे हैं। तो ये मुग़ल स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर की खासियत है।
इसके अगर हम फीचर्स की बात करें तो इसकी सबसे पहली फीचर आती है पच्चीकारी या पिएट्रा डूरा की, ठीक है। और पिएट्रा डूरा अगर आप देखें तो पिएट्रा डूरा ये है, आप इस फिगर को समझिए। देखिए पिएट्रा डूरा क्या होता है कि ये देखिए सफ़ेद संगमरमर है, राइट। और इस सफ़ेद संगमरमर में पेंटिंग की गई है विभिन्न वेरियस कलर्स के साथ। और मतलब कलर्स नहीं, ये पत्थर हैं, तो पत्थरों के नक्काशी के दम पर इसको इतना सुंदर बनाया गया है। इस टेक्निक को कहते हैं पिएट्रा डूरा, ये पच्चीकारी इसको कहते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा इसके बारे में आपको बता दे रहा हूँ, ये होती क्या है कि इट रेफर्स टू द इनले वर्क ऑन द वाइट मार्बल्स विद डायमंड्स एंड अदर प्रेशियस सेमी प्रेशियस स्टोन्स। फ्लोरल एंड अदर डिजाइंस वर कार्व्ड ऑन द मार्बल एंड क्रेविंग्स वर फिल्ड। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये जो एक पिलर का एक हिस्सा है, वहाँ पे आपको ये पच्चीकारी इस तरह से देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये इसकी खासियत होती है। तो देखने में कितना आई सूदिंग लग रहा है, कितना सुंदर लग रहा है। तो इसमें जो मेन पत्थरों का जो इस्तेमाल होता है वो होता है टोपैज यानी पुखराज, यसाब यसाब सुलेमानी यानी एजेट, असम लाजुलाइट, सूर्यकांत यानी स्टार रूबी, चाइना क्ले और कॉर्नेलाइन, ये सारे पत्थरों का इसमें इस्तेमाल होता है। और दूसरी चीज़ ये है कि द यूज़ ऑफ फ्लोइंग वाटर इन पैलेसेस एंड अदर इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग्स फॉर कूलिंग द हॉट आउटसाइड एयर। तो इस तरीके से आप देखने को मिलता है यहाँ पे, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें। इसके अलावा ये आप देख पा रहे होंगे, ये आराम बाग है। इस आराम बाग का जो मतलब ये आराम बाग जो है, इसको बाबर ने बनवाया था, ठीक है। तो ये भी एक मुगल स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर का एक अच्छा एग्जाम्पल आपको देखने को मिलता है। ये आपका इसे बाग ए गुल अफशान भी कहा जाता है। और ये 1528 में इसे बनाया गया था। अगर मैं बात करूँ तो ये 1528 में आपका इसका बाबर द्वारा इसको बनवाया गया था। और ये ज्योमेट्रिकल शेप गार्डन की लिए ज़्यादा फेमस है। जैसे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे जो गार्डन्स हैं, ये देखिए, तो ये ज्योमेट्रिकल शेप में आपको यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। तो इसकी यही खासियत होती है कि मुग़ल आर्किटेक्चर की सबसे बड़ी खासियत यही है कि वो जो बाग इनके होते हैं वो काफ़ी सिमेट्रिकल होते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसकी है। तो इसके अलावा ऐसा भी माना जाता है कि बाबर के काल में मीर बाकी ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया था, लेकिन उसकी जगह अब राम मंदिर हो गया। तो उसको भी मैं बताऊंगा उसका क्या है, ठीक है। तो ये आराम बाग हो गया और ये आगरा में आपको देखने को मिलता है। अकबर की अगर हम बात करें तो अकबर के काल में आर्किटेक्चर का, जैसा मैंने पहले ही बताया था कि सबसे डेवलप फेज़ में हमें आर्किटेक्चर देखने को मिलता है। तो ये देखिए आपके सामने एक बिल्डिंग दिख रही है, इसे हम कहते हैं आगरा फोर्ट, ठीक है। ये आगरा फोर्ट है। और ये कमोबेश आपके जो दिल्ली के लाल किला है, ये उसका प्रेसिडेंट मतलब एक तरीके से उसका पूर्वगामी है। ये लाल पत्थरों से बना है। और इसका जो कंस्ट्रक्शन है, अगर मैं बात करूँ तो ये 1566 से इसकी कंस्ट्रक्शन शुरू होती है। और ये जो है यमुना नदी के किनारे ये किला भी बना है, लाइक लाल किला जो है। और ये जो है आपका 1.5 स्क्वायर मील 1.5 स्क्वायर मील के दायरे में पूरा फैला हुआ है, मतलब इस पूरे एरिया में ही फैला है। और इसका जो कंस्ट्रक्शन है, इसको करने में 15 साल लग गए थे, यानी 15 ईयर्स इसको बनने में लग गए थे, इस किले को, आगरे के किले को। तो ये सारी चीज़ें, और इसको बनाने में जो लगा था 35 लाख रुपए का खर्चा उस समय आया था। 35 लाख रुपए उस टाइम पे, तो काफ़ी ज़्यादा खर्चा आया था उस समय। मतलब 35 लाख रुपए उस समय काफ़ी ज़्यादा मायने रखता था। और इसका जो चीफ आर्किटेक्ट था उसका नाम था कासिम खान। कासिम खान इसका चीफ आर्किटेक्ट था, ठीक है। तो
ये आगरे के किले से रिलेटेड कुछ ज़रूरी चीज़ें हो गई जो मैंने आपको बताई हैं। ठीक है, इसके अलावा इसमें 2 दरवाजे हैं। एक है पश्चिमी दरवाज़ा जो दिल्ली दरवाज़ा कहा जाता है, यानी जो पश्चिम में है उसको कहा जाता है दिल्ली गेट, और जो पूर्वी दरवाज़ा है उसको कहा जाता है आपका अमर सिंह गेट। अमर सिंह गेट। तो ये 2 दरवाजे हमें इस किले में देखने को मिलते हैं। इस किले का अगर हम डिज़ाइनिंग की अगर बात करें तो इस किले का जो डिज़ाइनिंग है वो ग्वालियर के किले से ज़्यादा इंस्पायर है। और जो ग्वालियर का किला था उस समय राजा मानसिंह के अंडर में था। अकबर ने इस किले को बनाने में लगभग 500 लोगों को मतलब लगाया था। और 5 मतलब ये 500 लोग बंगाल और गुजरात दोनों जगह से बुलाए थे और उन्होंने इस तरीके से इसे बनाया था। लेकिन जहांगीरी पैलेस को छोड़ के ज़्यादातर जो इस किले के अंदर इमारतें हैं वो सब डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं और इनको फिर से जो रीडिज़ाइनिंग का जो काम किया गया था वो शाहजहाँ ने करवाया था। इसके अलावा अकबर ने इलाहाबाद का किला भी बनवाया था। हालांकि इसका फ़ोटो हमने दिखाने में मतलब दिखा नहीं पा रहे हैं यहाँ पे, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। तो चलिए आगे देखते हैं और क्या हमें देखने को मिलता है। दूसरा जो अकबर के टाइम पे हमें देखने को मिलता है आगरे किले के बाद, वो है आपका बुलंद दरवाज़ा। ये बुलंद दरवाज़ा ये आपका फतेहपुर सीकरी में पड़ता है और ये 40 किलोमीटर आगरा से 40 किलोमीटर दूर पड़ता है। और ये यहाँ पे हमें बहुत ही बेहतरीन मुग़ल आर्किटेक्चर का एक शानदार नमूने देखने को यहाँ पे मिलते हैं। अगर मैं बात करूँ आगरा टू बी होल की, तो मुग़ल आर्किटेक्चर का जो मेन फोकस रहता है वो हमें आगरा में ही देखने को मिलता है या दिल्ली में देखने को मिलता है। दिल्ली तो खैर यूपी में है नहीं, तो क्योंकि दिल्ली और आगरा ये मुग़ल टाइम में राजधानी हुआ करती थी। ठीक है, तो अकबर के टाइम पे तो आगरा ही खैर राजधानी थी, तो आगरा में ही हमें अकबर के टाइम के काफ़ी ज़्यादा चीज़ें देखने को मिलती है। जैसे ये आप देख रहे होंगे बुलंद दरवाज़ा, ये इसका निर्माण जो है आपका, अगर मैं बात करूँ बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी में जो ये है, तो इसका जो चीफ आर्किटेक्ट था उसका नाम था बहाउद्दीन। ठीक है, और इसे 1571 से लेकर 1585 के बीच में इसे बनाया गया था। ओके, तो ये बुलंद दरवाज़ा है। और यहाँ पे क्या होता है कि ये गुजरात विजय के उपलक्ष्य में इस बुलंद दरवाज़ा को बनाया जाता है और ये पूरी तरह से लाल पत्थरों से बनाया गया था। आप यहाँ पे हालांकि कुछ जगह पे आप देख रहे हैं यहाँ पे जो गुंबद है ये संगमरमर का भी इस्तेमाल यहाँ पे हुआ है। तो ये लाल पत्थर है, ये संगमरमर है, तो काफ़ी ब्यूटीफुल कम्बिनेशन यहाँ पे आप हमें देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो ये आपका हो गया फतेहपुर सीकरी। फिर तीसरा हमें देखने को जो मिलता है वो सलीम चिश्ती की दरगाह है, जो कि आप ये देख पा रहे होंगे। जो सलीम चिश्ती की जो दरगाह है वो आप देख रहे होंगे पूरी तरह से वाइट मार्बल बेस्ड है। ठीक है, वाइट मार्बल से ही बनी है। तो सलीम चिश्ती जो है ये बेसिकली आपके एक सूफ़ी संत हुआ करते थे अकबर के टाइम फ्रेम में। तो जब उनकी डेथ होती है तो अकबर ने उनके जो दरगाह है उसको यहाँ पे बनवाया था। तो ये दरगाह भी आपका जो है ये दरगाह आपका अगर मैं बात करूँ तो ये आपका जो जामा मस्जिद है उसके कोर्ट यार्ड में, उसके जो प्रांगण में बना है ये, राइट। और ये आपका नॉर्थ वेस्टर्न कॉर्नर ऑफ द सिटी यानी आगरा में पाया जाता है। अगर इसकी बात करें तो ये एक वर्गाकार या वर्गाकार प्लेटफॉर्म पे ये बना है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे एक स्क्वायर प्लेटफॉर्म है, स्क्वायर प्लेटफॉर्म। तो उसके
पर इसका प्लानिंग डिज़ाइन किया गया है और मार्बल वर्क इस पे काफ़ी ज़्यादा किया गया है, जैसा कि आपको दिख भी रहा है। मार्बल वर्क की वजह से ये जो मतलब बिल्डिंग है काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगती है और इसके अलावा यहाँ पे आपको जाली वर्क भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। तो ये आपका हो गया सलीम चिश्ती की दरगाह। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो दीवान आम और दीवान ख़ास, तो दीवान आम और दीवान ख़ास के बारे में मैं अभी और दिखा रहा हूँ। तो ये जो आप देख पा रहे हैं बिल्डिंग, ये आपकी दीवान आम है, ठीक है। ये दो कॉर्नर से आप बिल्डिंग को देख पा रहे होंगे। ये दीवान आम का चैम्बर हॉल है और यहाँ ये आउटसाइड से कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। पूरा संगमरमर का आपका इसमें काम देखने को मिल रहा है। तो ये दीवान आम है, ये दीवान ख़ास है, ठीक। एक बार फिर से आप देख लीजिए, ये दीवान आम है और ये दीवान ख़ास है। दीवान आम और दीवान ख़ास क्या था, कॉन्सेप्ट इसका ये था कि जो ओरिजिनल दीवान आम और दीवान ख़ास था आगरा में, वो समय के साथ डिस्ट्रॉय हो गया। बाद में इसको शाहजहाँ ने इसको डिज़ाइन किया था, राइट। तो ये काफ़ी कुछ दिल्ली के दीवान आम और दीवान ख़ास की तरह दिखता है। तो ये इसकी सबसे ख़ास चीज़ है। जो दीवान आम का दूसरी सबसे ख़ास चीज़ ये है कि यहाँ पे आपको एक बाग देखने को, एक गार्डन टाइप का देखने को मिलता है, जो ऐसा है, काफ़ी सुंदर गार्डन है। जबकि दीवान ख़ास जो है वो काफ़ी मतलब संकुचित एरिया में आपको देखने को मिलता है, क्योंकि वहाँ पे ख़ास लोग ही होते हैं। बेसिकली कॉन्सेप्ट इसका ये है कि दीवान आम जो है असेंबली हॉल था, वहाँ पे जो बादशाह होता था वो सब जनों की बातें सुनता था और फैसला देता था। जबकि दीवान ख़ास उन खास अमीर लोगों को ही बुलाया जाता था, जो बादशाह के सबसे खास हुआ करते थे। तो ये होता था दीवान आम और दीवान ख़ास का कॉन्सेप्ट। तो ये दीवान ख़ास है और ये आपका दीवान आम है। फिर ये आप जो बिल्डिंग आपके सामने देख रहे हैं, इसे हम कहते हैं जोधा बाई पैलेस, राइट। तो जोधा बाई पैलेस का क्या सीन है कि यहाँ पे फतेहपुर सीकरी के सीकरी में ये आता है, फतेहपुर सीकरी में ये स्थित है और ये बहुत ही एलिगेंट बिल्डिंग है और गुजराती स्टाइल में ये बनाया गया है, राइट। द मेन चैम्बर इज़ इन द इनर पार्ट ऑफ द बिल्डिंग। इसका जो मेन चैम्बर है वो इसके अंदरूनी हिस्से में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। और इसका जो इसके सभी जो दरवाजे हैं वो दरबार की तरफ खुलते हैं। द अपर फ्लोर हैज समर पैलेस इन द नॉर्दर्न पार्ट एंड विंटर पैलेस इन द सदर्न पार्ट। तो इसके उत्तरी हिस्से में आपका ग्रीष्मकालीन मतलब गर्मी का महल है और दक्षिण में आपका सर्द महल है। यहाँ पे आपको ब्लू टाइल्स भी देखने को मिलती है, जो कि रूफ पे आपको देखने को इसमें मिलेगा। इसी के ठीक सामने आपको मरियम उज जमानी का पैलेस देखने को मिलता है, जो कि पर्शियन इन्फ्लुएंस से काफ़ी ज़्यादा पर्शियन इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा था। ये आपका मरियम उज जमानी का पैलेस माना जाता है, ठीक है, माना क्या जाता है, ये है। इसके अलावा पंचमहल है। तो पंचमहल जो है आपका, अगर मैं बात करूँ तो ये यूनिक 5 स्टोरी बिल्डिंग है और इसका जो अपर फ्लोर है वो ये जैसे जैसे ऊपर की ओर जाती है इसकी साइज़ घटती जाती है, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, एक ट्रायंगुलर शेप में ये बन रहा है, राइट। और इसके सबसे ऊपरी हिस्से में आपका डोम आपको देखने को मिलता है, संगमरमर का डोम है। और इसका जो इंट्रेंस है ईस्टर्न साइड से है, ठीक है, सॉरी इसका जो वो है, इसका जो पिलर है वो हर दूसरे पिलर से अलग अलग है, ठीक है। और यहाँ पे जो है कार्विंग मतलब हर जगह पे मतलब उकेरे चित्र उकेर गए हर, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे चित्र उकेरे गए हैं। आप अंदर भी जाएंगे तो यहाँ पे आपको चित्र उकेरे हुए देखने को आपको मिल ही जाएंगे।
इसके अलावा इसके बाद में बात करूँ जामा मस्जिद, ये आपका फ़तेहपुर सिकरी में है। और ये जो जामा मस्जिद है ये काफ़ी हद तक आपका मक्का मस्जिद जो है, मक्का में जो मस्जिद थी उससे इंस्पायर है। तो ये आपका जामा मस्जिद फ़तेहपुर सिकरी का है। ये देखने उसी मक्का की मस्जिद की तरह आपको देखने को ये मिल भी रहा है। इसका जो रूफ है ये डोम शेप्ड है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। और इसका जो एंट्रेंस है वो ईस्टर्न साइड से है, ये पूर्व की तरफ से इसका एंट्रेंस हमें देखने को मिलता है। तो ये यहाँ पे जो अकबर ने दीन इलाही की घोषणा की थी, इसी मस्जिद से अकबर ने दीन इलाही की घोषणा की थी। फिर इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो हिरन मीनार, तो ये हिरन मीनार आप देख पा रहे होंगे। ये एक ऐसी मीनार है जिसे अकबर ने अपने सबसे प्यारे हाथी हिरन की याद में इसे बनवाया था। ठीक है, ये हिरन जो है हाथी का नाम था, ना कि एक हिरन का, तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। ये भी आपका फ़तेहपुर सिकरी में हुआ है। वैसे इसके बारे में एक चीज़ और मैं बता दूं कि ये जो हिरन मीनार है ये पाकिस्तान में भी है, एक हिरन मीनार एक पाकिस्तान में भी है और वो भी इसी तरह से काफ़ी ज़्यादा दिखता है। तो ये एक चीज़ थी। अगर एक बार शायद क्वेश्चन बना था कि ऐसी कौन सी मीनार है जो कि पाकिस्तान के मीनार से काफ़ी ज़्यादा सिमिलर दिखती है, तो ये वो है। ठीक है, फिर इसके अलावा ये आपका जहांगीर के टाइम पे आ गया। तो ये जहांगीर के टाइम पे सबसे फेमस अगर बात करें तो जहांगीर आर्किटेक्चर में इतना ज़्यादा दिलचस्पी दिखाता नहीं था, राइट। कुछ गिनी चुनी इमारतें इसके टाइम पे बनी और इन गिनी चुनी इमारतों में सबसे पहला है अकबर का मकबरा, जो कि आप ये सामने देख रहे हैं, ये फ़तेहपुर सिकरी में है। और ये जो है आपका नॉट फ़तेहपुर सिकरी, इट इज़ इन सिकंदरा। ठीक है, और ये जो आपका है ये 8 किलोमीटर पड़ता है आगरा से 8 किलोमीटर पड़ता है सिकंदरा में। तो यहाँ पे अकबर का मकबरा है। ये दिस इज़ द टॉम्ब ऑफ द अकबर। इसका जो इसके बारे में ख़ास बात यह है कि इसकी जो मीनारें हैं वो 100 फीट ऊंची है और ये चारों तरफ हैं। ठीक है, फिर दूसरी इसकी सबसे ख़ास बात यह है कि इसकी जो एंट्रेंस वो सिर्फ एक ही तरफ से है, जो कि सदर्न गेट है, और बाकी जगह से इसकी एंट्रेंस नहीं पॉसिबल है। और यहाँ पे हमें कई सारे डिज़ाइनिंग्स भी देखने को मिलते हैं, जैसे आप ये देख पा रहे होंगे। यहाँ पे जो डिज़ाइन हमें देखने को मिलती है वहाँ पे स्वस्तिक का है, पहिए का है, और हंस का है, कमल का है। ये सभी डिज़ाइन मतलब विभिन्न विभिन्न चीज़ों की हमें चित्रकारी यहाँ पे देखने को मिलती है। तो ये हो गया अकबर का मकबरा। इसके अलावा जो दूसरा जहांगीर के टाइम पे हमें बिल्डिंग्स देखने को मिलती है वो है आपका एतमाद उद दौला का मकबरा, जो कि आपका ये है। ये आपका जो बिल्डिंग है ये आपका एतमाद उद दौला का मकबरा है। और इसकी खासियत ये है कि आप देख पा रहे होंगे ये पूरी बिल्डिंग आपका संगमरमर से बनी है, मार्बल से बनी है। ठीक है, और इसका जो प्लेटफॉर्म है वो आपका रेड सैंडस्टोन से आपका दिख रहा है, तो दिखने में काफ़ी ज़्यादा सुंदर दिख रहा है। और ये जो है एतमाद उद दौला जो था वो नूर जहाँ का पापा था, और इसका असली नाम मिर्ज़ा गयास बेग था। इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो आपको 1626 से शुरू होता है, राइट। और ये जो है पूरी तरह से वाइट मार्बल में, जैसा कि आपको दिख रहा है। और यहाँ पे पिएट्रा दूरा की जो टेक्निक है, जिसे पच्चीकारी जिसे मैंने बताया था पहले, उसका अच्छी तरीके से आपका इस्तेमाल होता है यहाँ पे। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे मीनार पे आप देख पा रहे होंगे। फिर अंदर आप यहाँ पे आप देखेंगे, अंदर जाएंगे तो आपको अच्छे से दिखेगा पच्चीकारी का। तो ये इसकी खासियत है। अब अगर हम बात करें शाहजहाँ की, तो शाहजहाँ के टाइम पे आपका जो है वो मुग़ल आर्किटेक्चर सही मायने में विकसित होते हुए देखने को मिलता है। मैंने दीवाने आम और दीवाने खास के बारे में आपको पहले ही बता दिया है। ठीक है, इसकी डिज़ाइनिंग जो है
शाहजहाँ ने करवाई थी, क्योंकि जहांगीर के और शाहजहाँ के टाइम पे आता था यहाँ की जो दीवान अमर दीवान खास की बिल्डिंग है ये ध्वस्त हो चुकी थी। तो मेन जो है आपका रीडिज़ाइनिंग का काम जो है वो शाहजहाँ ही करवाता है। इन दोनों चीज़ों के अलावा शाहजहाँ जो है उसे एक्चुअली में बिल्डिंग बनवाने का काफ़ी ज़्यादा शौक रहता है, ठीक है। तो वो इसलिए इसके फेज़ को मुग़ल आर्किटेक्चर का गोल्डन फेज़ या गोल्डन एरा माना जाता है। तो अब हम देखते हैं इसके अलावा हमें क्या देखने को मिलता है। तो ये है आपका मुसम्मन बुर्ज। इसके बारे में ये कहा जाता है कि जो मुसम्मन बुर्ज है ये यहाँ पे आपका शाहजहाँ को आखिरी दिनों में कैद किया गया था, राइट। इसका निर्माण शाहजहाँ ने करवाया था, लेकिन जब औरंगज़ेब बादशाह बनता है तो शाहजहाँ को यहाँ पे उसने कैद करवाया था। और यहाँ से चूँकि उसको यमुना के पास से उसको ताजमहल अच्छे से दिखता था, तो इसलिए यहाँ पे जहानारा के साथ शाहजहाँ यहीं पे कैद हुआ था। और यहाँ पे वो कैद होते हुए ताजमहल को देखते हुए अपनी बीवी को याद करते हुए यहीं पे मर गया था। तो ये इसकी खासियत है। और इसे कहते हैं मुसम्मन बुर्ज। इसके अलावा जो दूसरी बिल्डिंग जो इसने बनवाई थी वो था मोती मस्जिद, सॉरी यह आपका खास महल, ठीक है। खास महल की अगर मैं बात करूं तो ये आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे आपका पूरी तरीके से संगमरमर से ये बना है, सफ़ेद सफ़ेद रंग का ही दिख रहा है। और थोड़ा बहुत ये लाल कलर का एलिमेंट है जो कि आपका ऑब्वियसली रेड सैंडस्टोन से बना है। और यहाँ पे बाग आपको दिख रहा है, मतलब काफ़ी ज़्यादा आई सूदिंग लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है। और इसके अलावा इसके पीतल का भी कुछ काम देखने को इसके डोम पे हमें देखने को मिल रहा है, इससे इसकी खूबसूरती और ज़्यादा बढ़ रही है। तो ये आपका खास महल हो गया, राइट। इसके अलावा शीश महल भी है। ये आपका शीश महल देखिए कितना सुंदर लग रहा है। शीश महल का कॉन्सेप्ट ये था कि यहाँ पे कई सारे शीशे लगाए जाते थे और इन शीशों के से इस महल की खूबसूरती में चार चांद और लग जाते हैं। इसके अलावा ये आप देख पा रहे हैं ये नगीना मस्जिद है, ठीक। ये आपका नगीना मस्जिद है, इसे भी शाहजहाँ ने ही बनवाया था। और ये भी आपका अगर मैं बात करूँ तो ये भी आपका सफ़ेद संगमरमर से ही बना था, ठीक है। फिर ये है आपका अंगूरी बाग। अंगूरी बाग आप जैसा कि देख पा रहे होंगे ये भी शाहजहाँ ने बनवाया था। यहाँ पे ये संगमरमर का ये बना है और यहाँ पे इस कई सारे डिफरेंट कलर्स के आपके गार्डन देखने को मिल रहे हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। ये नहर बहिश्त है। नहर बहिश्त मतलब कैनाल है। ये दिल्ली में भी है, आगरा में भी है, ठीक है। दिल्ली के लाल किले में भी हमें देखने को मिलता है और आगरा के किले में भी हमें ये देखने को मिलता है। ये नहर बहिश्त है। और ये है आपका मोती मस्जिद। मोती मस्जिद के बारे में पर्सी ब्राउन का मानना है कि पर्ल मॉस्क इज़ द बेस्ट क्रिएशन ऑफ द मुगल आर्किटेक्चर, ठीक है। यानी मोती मस्जिद जो है वो मुगल स्थापत्य कला का सबसे बेहतरीन नमूना है। क्योंकि आप देख पा रहे होंगे कि हर चीज़ यहाँ पे आपका संगमरमर से ही बना हुआ है। और आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये बिल्डिंग जब बनी होगी तो कितनी सुंदर दिख रही होगी उस टाइम पे, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ शाहजहाँ ने जो बनवाया तो वो तो वर्ल्ड फेमस है ही है, वो है ताजमहल। इसे कौन नहीं जानता होगा, इसे तो सब जानते हैं और मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि इसे सॉरी इसे उसने किसकी याद में बनवाया था और क्यों बनवाया था, ठीक है। तो ये ताजमहल है। ये भी ये मुग़ल आर्किटेक्चर का काफ़ी सबसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट उदाहरण है। और इसे यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड हेरिटेज साइट का भी दर्जा इसे मिला हुआ है, राइट। और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, नॉट यूनाइटेड ऐसे यूनाइटेड नेशन का ही ऑर्गन है तो कोई बात नहीं।
और इसे ये दर्जा 1983 में मिला हुआ था। इसे दुनिया का 7वां अजूबा भी माना जाता है। ठीक है, तो ये भी इसकी खासियत है। ये भी आगरा में पड़ता है। इसके बाद अगर मैं बात करूं औरंगज़ेब की, तो औरंगज़ेब कोई ख़ास इतना कला प्रेमी था नहीं। ठीक है, वो एक थोड़ा सा रिलीजियस टाइप का बंदा था। तो आर्किटेक्चर और पेंटिंग्स में उसका कोई ख़ास योगदान था नहीं। तो ये इसकी औरंगज़ेब ने कुछ खास बनवाया भी नहीं था। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो अब आता है आपका मॉडर्न आर्किटेक्चर का। तो मॉडर्न आर्किटेक्चर में अगर मैं बात करूं तो मॉडर्न आर्किटेक्चर जो यूपी में डेवलप हुआ वो आपका मेनली अवध में हुआ, और अवध में भी आपका लखनऊ रीजन में ज़्यादा हुआ। ठीक है, हालांकि और जगह भी हुआ, लेकिन लखनऊ में आपका ज़्यादा मॉडर्न में देखने को मिलता है। जैसे आपका ये देखें, ये बड़ा इमाम बाड़ा है। ठीक है, तो बड़ा इमाम बाड़ा इसका जो निर्माण है ये आसफ उद्दौला ने करवाया था। किसने? आसफ आसफ उद्दौला ने। कब करवाया था? ये आपका करवाया था इन्होंने 17वीं सेंचुरी में। 17वीं सेंचुरी में। ठीक है, ये भी इसके बारे में कहा जाता है कि ये जो है इसकी जो बनावट है, ये आपका इसमें जो सीमेंटिंग मटेरियल यूज़ किया गया है वो सुर्खी का इस्तेमाल किया गया है, चावल की भूसी का इस्तेमाल किया गया है, काले जो दाल हैं उनका किया गया है, शहद का किया गया है, गुड़ का किया गया है, पेड़ों का किया गया है, और भी इस तरह के कई सारी चीज़ों का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, यहाँ पे जो है आपका ब्रिक मतलब ईंटें और मोर्टार का ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है, सीमेंट का इसमें और लोहे का इस्तेमाल इसमें नहीं हुआ है। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है कि ये ऑब्वियसली गोमती नदी के किनारे चूँकि लखनऊ में है, तो ये वहाँ पे है। इसका जो इस्तेमाल होता था वो मुहर्रम के दौरान अज़ादारी लोग जो करते थे उसके दौरान होता था। यहीं पे ही हज़ार कॉरिडोर हैं, 1000 गैलरियाँ यहाँ पे। तो इसकी वजह से यहाँ पे भूल भुलैया भी हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये हो गया। इसके अलावा जो हमें दूसरा इम्पोर्टेंट बिल्डिंग देखने को मिलता है वो आपका रूमी दरवाज़ा, सॉरी छोटा इमाम बाड़ा। ये आपका छोटा इमाम बाड़ा है। ठीक है, छोटा इमाम बाड़ा जो है वो 1838 में बना था। ठीक है, ये 1838 में बना था, और इसे जो है मोहम्मद अली शाह ने बनवाया था। मोहम्मद अली शाह ने इसके बनवाया था। और ये इसका जो गुंबद है वो सोने से बना है। ठीक है, ये चीज़ जो है सोने से बना है, इसकी वजह से इसकी खूबसूरती और ज़्यादा दिखती है। और यहाँ पे आपको तालाब भी देखने को मिल रहा है। इसके अलावा जो बहुत फेमस देखने को मिलता है जो कि लखनऊ का पहचान है वो है आपका रूमी दरवाज़ा, यानी ये इसके बारे में खासियत ये सबसे पहले तो 62 फीट ऊंचा है। और ये जो है जब लोग अकाल में पड़ गए थे तो उनको नौकरी देने के लिए इसका निर्माण करवाया गया था। ये काफ़ी हद तक आपका एक बड़े इमाम बाड़ा की तरह ही दिखता है, यानी इसकी तरह, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। थोड़ा बहुत माइन्यूट डिफरेंस है। बाकी इसका जो दूसरा नाम है वो टर्किश गेट भी इसको कहा जाता है। ठीक है, इसका दूसरा नाम है टर्किश गेट के नाम से इसे कहा जाता है। तो ये इसकी खासियत थी। जो नया आर्किटेक्चर मॉडर्न आर्किटेक्चर आया है वो है आपका ये राम मंदिर अयोध्या का। तो ये जो है ये नया मास्टरपीस है, और ये जो है नागर स्टाइल में बना हुआ मंदिर है। और ये जो है ऑक्टागोनल और सेंक्टम सेंक्टोरम में बना हुआ है। ठीक है, जो इसका प्लेटफॉर्म है वो ऑक्टागोनल है, और उसके ऊपर ये बना हुआ है। यहाँ पे कुडू मंडप है, नृत्य मंडप है, रंग मंडप है, कीर्तन मंडप है, प्रार्थना मंडप है। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा कई सारे हिंदू आर्किटेक्चर भी हमें देखने को मिलते हैं, जैसे काशी विश्वनाथ मंदिर भी है।
वो बनारस में है शर्की। और इसके अलावा हालांकि इसको कई सारे मुस्लिम आक्रांताओं द्वारा इसे तोड़ दिया गया था, लेकिन इसका कंस्ट्रक्शन फिर से राजा टोडरमल ने 1585 में करवाया था, लेकिन इसे फिर से 1669 में तोड़ दिया गया था औरंगज़ेब द्वारा। महारानी अहिल्याबाई होलकर ने इसे दोबारा 1777-80 में इसका निर्माण करवाया था, और महाराजा रणजीत सिंह ने इसमें गोल्ड की प्लेटिंग करवा दी थी। ठीक है। इंडो यूरोपियन की बात करें तो जो हमारा यूपी का विधान भवन है वो इंडो यूरोपियन आर्किटेक्चर का बेहतरीन नमूना है। और ये यूपी विधान काउंसिल हाउस पहले से कहा जाता था। तो इसकी बात करें तो इसकी फ़ोटो तो अभी मैं लगाया नहीं हूँ। ये इसके जो आर्किटेक्ट थे वो सर स्विंटन जैकब और हीरा सिंह थे, और ये जो है 1922 से लेकर 1928 में बना था। और ये 2 स्टोरी अर्धचंद्राकार शेप की बिल्डिंग है, और ये चुनार के जो ग्रे सैंडस्टोन है उससे बनाया गया था। यहाँ पे यूपी का जो राज्य चिन्ह है वो भी इस पे देखने को मिलता है, और 1937 में एल मोर्टियर के द्वारा इस बिल्डिंग का और ज़्यादा विस्तार किया गया था। तो इस तरह से हमारा जो आर्किटेक्चर का जो पहला टॉपिक था वो हमने इस वीडियो में हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब हमारा जो अगला टॉपिक रहेगा जिसको हम कल कवर करेंगे वो हमारा होगा पेंटिंग और क्राफ्ट को। तो इसी तरह के वीडियो से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करिए। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखें। गुड बाय।